हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने शीत युद्ध के बारे में ही पढ़ा था। आज भी हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी जिनका जिक्र यहाँ करना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व राजनीति की सबसे बड़ी वास्तविकता क्या थी? जैसे मैंने बताया था आपको कि शीत युद्ध जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व राजनीति की प्रमुख वास्तविकता थी। शीत युद्ध के अर्थ के बारे में मैंने बताया था कि दो महाशक्तियों के बीच में समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, अंतर्राष्ट्रीय मंचों, कूटनीति और जासूसी के माध्यम से लड़ा जाने वाला वैचारिक युद्ध, वैचारिक संघर्ष जो है, ना युद्ध और ना शांति की स्थिति होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। दो महाशक्तियों के बीच में जो वैचारिक संघर्ष है, जिसमें ना युद्ध ना शांति की स्थिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति जो है वो कूटनीतिक युद्ध की जैसी है, जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध का रूप ले सकता है। मतलब ना शांति ना युद्ध की स्थिति, जब वैचारिक संघर्ष उग्र होगा तो वो क्या हो जाएगा? हथियारों वाली लड़ाई में परिवर्तित हो जाएगा। तो शीत युद्ध कहाँ डाइवर्ट होगा? शस्त्र युद्ध में या सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इसकी प्रकृति है। हमने इसके कारणों के बारे में पढ़ा था और मैंने भी कहा था कि अतीत काल में अगर हम देखें तो 1917 ईस्वी में जब लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो शीत युद्ध का जन्म उसी स्थिति में शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन जो महाशक्ति बना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, उसने 1924 में और अमेरिका ने 1933 ईस्वी में सोवियत संघ को विश्व पटल के ऊपर एक महाशक्ति के रूप में, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था। अब देखिए, हम देखेंगे कि ये जो शीत युद्ध का काल था, जो फर्स्ट फेज था, वो दिदांत की स्थिति से पहले का था, जो 1962 से पहले अपन कह सकते हैं, हमें दिखाई देता है। जो 5 मार्च 1946 ईस्वी को चर्चिल का फुलटन नामक स्थान पर जो भाषण दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम साम्राज्यवाद के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकने का प्रयास करेंगे। हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए, चर्चिल ने कहा था फुलटन नामक स्थान पर। और यहीं से शीत युद्ध शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने फुलटन नामक स्थान पर भाषण देते हुए कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। तो फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा जो भाषण दिया गया 5 मार्च 1946 को, वहां से शीत युद्ध का आरंभ होता है। अब शीत युद्ध काल में जो प्रमुख घटनाएं हुई उनकी हम चर्चा करेंगे। बहुत ब्रीफली अपन इसकी बात करेंगे। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? जैसे अपन ने जब शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण हमने पढ़े थे, हमने कहा था वहां पर कि सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया था, है ना, और पोस्टडाम संधियों का उसने उल्लंघन किया था, जो मित्र राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच में हुई थी। और निश्चित किया गया था ये भाग जो है वो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, या कुछ भाग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर दोनों का कोई प्रभाव नहीं होगा और वो न्यूट्रल रहेंगे। तो ऐसी कुछ बातें हमने पढ़ी थी कारणों के संबंध में। उसी के संबंध में है ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1947 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत उन्होंने यूनान, टर्की और ईरान को आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रभाव में जाने से बचाने के लिए एक योजना बनाई थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं हम यहाँ पर। तो ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? यूनान, टर्की और ईरान को साम्यवाद के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा सैनिक और आर्थिक सहायता देने की एक योजना बनाई गई थी, जिसको हम ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। फिर इसके बाद एक और योजना जो थी वो बनाई गई थी, जो भी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई थी। जो कौन सी थी? मार्शल योजना। 23 अप्रैल 1947 ईस्वी को साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए घोषित मार्शल नीति के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को बेकारी, बीमारी, भुखमरी, साधनहीनता, अव्यवस्था से बचाने और उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए इन देशों को 1948 से 1952 के 4 वर्षों में $12 अरब की आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। यही मार्शल योजना है। मतलब पश्चिमी यूरोप के देशों में जो गरीबी और भुखमरी की स्थिति थी, मार्शल ने क्या प्लान बनाया कि 4 सालों में 1948 से 1952 के 4 सालों में $12 अरब की सहायता पश्चिमी यूरोप के इन गरीब देशों को साम्यवाद के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए या विकास की दर को आगे बढ़ाने के लिए एक सहायता दी जाएगी। उसको क्या नाम दिया गया? मार्शल योजना। और ये कब की थी? 23 अप्रैल 1947 ईस्वी को। मार्शल योजना जो थी वो कब की थी? 12 मार्च 1947 की ट्रूमैन योजना। और मार्शल योजना कब की थी? 23 अप्रैल 1947 ईस्वी को। फिर उसके बाद देखिए
कि नाटो का निर्माण हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन नाटो बोलते हैं, NATO, नाटो। नॉर्थ अपन इसमें पढ़ते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन नाटो बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी, जो पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक रूप से एक दूसरे के साथ में बांधने के लिए एक सैनिक संधि की गई थी, जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसको अपन क्या कहते हैं, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको अपन नाटो कहते हैं, जो पश्चिमी यूरोप के देशों ने बनाई थी। उसके अगेंस्ट में 1954-55 ईस्वी में वार्सा पैक्ट का गठन किया गया था, जो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के लिए थी, उनको सैनिक सहायता देने के लिए और उनको सामूहिक सुरक्षा के बंधन में बांधने के लिए बनाई गई थी। अब देखो, इसके अलावा आइजनहोवर सिद्धांत क्या है? आपने ट्रूमैन सिद्धांत, यूनान, टर्की और ईरान, और मार्शल योजना जो थी वो पश्चिमी यूरोप के देशों को गरीबी, भुखमरी से बचाने के उद्देश्य से मार्शल के द्वारा लाई गई थी, और कहा गया था 1948 से 1952 के 4 वर्षों में $12 अरब की सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार से आइजनहोवर सिद्धांत जो था 1957 ईस्वी का था, जून 1957, आइजनहोवर सिद्धांत। यह अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? आइजनहोवर सिद्धांत। राष्ट्रपति आइजनहोवर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता को मुक्त कराने में अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति की घोषणा को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति को मध्य पूर्व के किसी भी देश में, मतलब सेंट्रल एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए सेनाएं भेजने का अधिकार दिया। यही आइजनहोवर सिद्धांत है। जून 1957 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर को स्वीकृति दी कांग्रेस की सीनेट ने कि वो मध्य पूर्व एशिया के देशों को साम्यवाद के प्रभाव में जाने से बचाने के लिए उनको अपनी सेनाओं को वहां पर भेजने का अधिकार होगा। तो ये कौन सा सिद्धांत है? आइजनहोवर सिद्धांत, जो अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक कहा जाता है। अब देखिए, इसी तरीके से एक और बात है यहाँ पर, कैंप डेविड भावना। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। यहाँ राष्ट्रपति के आराम गृह में आइजनहोवर और क्रुश्चेव ने बातचीत की और शीत युद्ध की बर्फ को पिघलाने की कोशिश की, जिसे कैंप डेविड भावना कहते हैं। मतलब कैंप डेविड एक अपने आप में जगह का नाम है, जहां पर 2 देशों के प्रतिनिधि आपस में मिले। एक थे क्रुश्चेव और दूसरे कौन थे? यहाँ पर दूसरे कौन थे बताइए? 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। यहाँ राष्ट्रपति के आराम गृह में आइजनहोवर और क्रुश्चेव के बीच में बातचीत हुई। आइजनहोवर की अपन बात कर रहे थे, आइजनहोवर सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो आइजनहोवर और क्रुश्चेव ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आराम गृह में मिलकर बातचीत की और शीत युद्ध की बर्फ को पिघलाने का काम किया, जिसको अपन कैंप डेविड भावना कहते हैं। और जो कैंप डेविड भावना कब से कब तक है? 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 ईस्वी तक। अब देखिए, इसके बाद में अगली बात अपन करते हैं इस काल की, फिर नेक्स्ट काल की कल हम बात करेंगे। 1 मई 1960 ईस्वी को अमेरिकी जासूसी विमान U-2 ने सोवियत सीमा में घुसकर जासूसी करने की कोशिश की और वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर ने कहा कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहती हैं, अतः किसी भी आकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी कार्रवाई करता है और आगे भी करता रहेगा। इस खेदजनक घटना ने शीत युद्ध में तूफान ला दिया। मतलब एक जासूसी विमान जिसका नाम है U-2, वो सोवियत सीमाओं में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां इतनी संदिग्ध होती हैं कि उन संदिग्ध गतिविधियों से बचने के लिए और बचाव के लिए अमेरिका इस प्रकार की जासूसी करता है और करता रहेगा। इस कैंप डेविड भावना यहाँ पर आकर क्या हो गई? पूरी तरह से खत्म हो गई और दोबारा से शीत युद्ध में क्या आ गया? तूफान आ गया। तो ये है अपने आप में क्या? U-2 विमान कांड, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो U-2 विमान कांड, आइजनहोवर सिद्धांत, कैंप डेविड भावना, मार्शल योजना और इसके अलावा वार्सा पैक्ट का निर्माण, सेंटो का निर्माण, ट्रूमैन सिद्धांत, इन सब की आज हमने चर्चा की। शेष की चर्चा हम दूसरे चरण में, जो दिदांत का काल शुरू होगा 1963 ईस्वी से लेकर 1979 से पूर्व तक के काल, जिसको दिदांत की संज्ञा देते हैं, उस काल में कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं, महाशक्तियां किस प्रकार से एक दूसरे के नजदीक आई, उसकी हम चर्चा करेंगे।